नमस्कार, पोर्टेबिलिटी सुविधा युक्त देश के एकमात्र संस्थान इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, नितिन शाक्या हमारे साथ हैं, जो कि 2018 के आईएएस की परीक्षाओं में सफल हुए हैं। नितिन, हमसे प्री की लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप लोग कैसे तैयारी करें, अब जो 20-25 दिन बचे हुए हैं उनमें किन चीज़ों को पढ़ें, किन को छोड़ें और कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, इन सारी चीज़ों पर हम नितिन से बात करेंगे। नितिन, हम ये जानना चाहेंगे कि अब 20-22 दिन बचे हुए हैं प्री की परीक्षा में, तो क्या स्ट्रेटजी किसी भी स्टूडेंट को अब अपनानी चाहिए, कैसे उसको किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? हेलो, जैसा कि इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, मेरा नाम नितिन शाक्या है और मेरी जो कहानी है यूपीएससी में काफ़ी रोचक रही है। मेरा पहली बार में इंटरव्यू कॉल आया था, सेकेंड टाइम में मेरा मेंस क्लियर हुआ था, थर्ड टाइम में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था और फोर्थ टाइम में मेरा जो बीच के अटैम्प्ट है उसके बाद अब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा जो है थोड़ा रिवर्स प्रोसेस चला है सिलेक्शन में। लेकिन मैं आज आपको प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कैसे लाया जाए उसके बारे में बात करता हूँ। मेरा जो इस टाइम जो स्कोर आया था इस अटैम्प्ट में वो 120 था और लास्ट टाइम जब था मेरा वो था 130। तो मेरा प्रीलिम्स में स्कोरिंग अच्छी रही है। तो मैं कुछ टिप्स जो लास्ट टाइम के टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊँगा कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हमें 3 स्टेप्स में पेपर को अटैम्प्ट करना है। 30-30-30 का मेरा एक रूल होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप 30 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उससे क्या होगा कि साइकोलॉजिकल आपको रिलैक्सेशन आएगा। आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं तो आपसे गलत होता है और वही क्वेश्चन अगर आप घर पे करते हैं तो वो काफ़ी ठीक होता है। तो ये होता है रिलैक्सेशन टेक्निक। तो आपने जब पहले 30 क्वेश्चंस जो हैं आपने रिलैक्स मूड में कर दिए कि आपको जो बहुत अच्छे से आते हैं वो 30 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ गई। फिर सेकंड अटैम्प्ट में आप अगले 30 क्वेश्चंस को दोबारा से देखिए, उसमें आपको समझ में आएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। थर्ड स्टेप में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपके रह गए हैं उनको आप चेक करिए। तो ये 30-30 की स्ट्रैटेजी जो होती है इसको आप अपनाइएगा तो आपकी जो करेक्ट आंसर देने की टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। दूसरा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए। तो अमूमन आपको 90+ के करीब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उससे कम अगर आप करेंगे तो आप वैसे ही स्कोरिंग से आउट हो जाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं 5 से 10 क्वेश्चंस वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहेंगे ठीक है और वो यूपीएससी वाले गलत कर देते हैं। और जो थर्ड टेक्निक है वो ये है कि कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 30 क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिसमें आपको 100% श्योर होता है कि उसका आंसर क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो अगले 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको 50-50% चांस लगता है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो मेरा मानना है कि ये वाले क्वेश्चंस आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। जिसमें आपको 50-50% चांस है उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, जिसमें आप थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं अपने माइंड को, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। आप कौन से क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं? आप उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है या आपको 3 चॉइसेस में थोड़ा सा डाउट है। लेकिन इसके साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो नितिन, ये तो हो गया कि क्वेश्चन पेपर को कैसे ब्रेक करके देखें और कैसे चीज़ों को करें। एक बड़ी समस्या ये रहती है, स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कौन सा टॉपिक इस समय पढ़ें, इस 20 दिन में क्या पढ़ना चाहिए उनको। स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी आपने कैसे बनाई थी? आप लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ते थे? देखिए, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले या 20-25 दिन पहले हमें सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस रखना चाहिए और जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस महीने के भी आते हैं, 15 तारीख तक के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के वो भी आते हैं, लेकिन आपको कंपैरेटिवली कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर। ज़्यादा टाइम आपको किसके ऊपर फोकस करना है? जो आपके बेसिक्स हैं उसको रिवाइज करने के लिए, जो करंट अफेयर्स जो आपने पहले का पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह करी है उसमें जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उसको रिवाइज करिए। नितिन, अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट्स को कैसे ब्रेक करके, आपने बोला कि करंट अफेयर्स पे कम ध्यान देना होगा, इस समय रिवीजन आपको ज़्यादा करना होगा, तो उसमें मैं बोलूं कि अगर आप क्या करते, किन चीज़ों का ज़्यादा रिवीजन करते? आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते, मतलब अगर आप एक जो 15 घंटे का एक स्टूडेंट के पास, इस समय कोई स्टूडेंट कहीं कोचिंग नहीं जा रहा होगा, सब लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे,
तो वो जो मान लीजिए 10 घंटे वो सोता है और अपनी जो उसकी रोज़ की कार्यप्रणाली उसको करता है, तो जो 15 घंटे होंगे उसे आप किस तरीके से ब्रेक करके तैयारी करते हैं? देखिए, मेरा जो ब्रेकेज रहेगा वो टाइम का, वो 60% ऑफ द टाइम जो रहेगा, 60 to 70% वो मैं बेसिक्स के ऊपर डिवोट करूँगा और उसको भी 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है या हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये आप किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकते। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको माइंड क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर गवर्नर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और वो आपके 100% करेक्ट होंगे। बजाय इसके कि कोई आपको करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आए, तो आप अपना जो स्टैटिक पोर्शन का जो टाइम है उसको डिवाइड करिए पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट में। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके एकदम ऑन द टिप्स होने चाहिए। आईआर वगैरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आप थोड़ा सा एप्लीकेशन बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के तो क्योंकि आपने मंथली मैगजीन्स पढ़ी होंगी या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़े होंगे, तो वो आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन बेसिक्स में आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स जो होते हैं वो सभी को पता होंगे और अगर आप बेसिक्स में गलत करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अभी आपसे नितिन बात हो रही थी तो आपने बोला कि इकॉनमी के लिए आपने मनी सर का नोट्स पढ़ा था, तो उस नोट्स ने कैसे मतलब मदद की आपको, जबकि इकॉनमी तो काफ़ी वास्ट है, लोग कई किताबें खरीदते हैं और कई चीज़ें करते हैं। देखिए, आज की डेट में क्या है कि इकोनॉमिक्स के आपके बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, लेकिन मार्केट में जब मैं सर्च करता था मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में, तो कुछ ऐसी बुक्स वगैरह नहीं मिलती थी या कुछ नोट्स नहीं मिलते थे। तो मेरे को मनीष सर के नोट्स मिले इकोनॉमिक्स के। उसमें क्या है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर दिए जाते हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस अटैम्प्ट्स में भी और पहले वाले अटैम्प्ट्स में भी ये मनीष सर के जो नोट्स थे वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुए थे और मेरे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो 99% करेक्ट हुए थे। ये तो हो गया जीएस के बारे में। जीएस के बारे में आपने बताया कैसे ब्रेक करें, किन चीज़ों पे ध्यान दें, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पढ़ें और बेसिक्स में गलती कोई ना करें। ये आपने एक फंडा बताया प्री क्वालिफाई करने का। सर, एक बड़ा रोल सीसैट भी है। सीसैट अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। जैसे कि सीसैट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, तो एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के बीच में कि ईजिली आपका सीसैट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप कभी किसी भी साल का रिजल्ट देखें तो सीसैट में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो सीसैट के पेपर को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सीसैट का जो पेपर होता है काफ़ी लेंथी भी आता है और कई बार बहुत ट्रिकी भी पेपर रहता है। तो आपको सीसैट की जो प्रैक्टिस होती है वो आप रेगुलर बेसिस पे करिए। जो रीडिंग कंप्रेंशंस हैं उसमें एक हैबिट बनाइए जल्दी पढ़ने की, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अलग से निकालने की और आंसर सॉल्व करने की। और जो मैथ्स के जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस बनाइए और अपना जो अटैम्प्ट्स का रेट है और जो अटैम्प्ट्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करिए। आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो आपको सीसैट के लिए देना पड़ेगा। अगर आपके पास 6-7 महीने हैं तो हर हफ्ते संडे को आप दीजिए और सीसैट का एक पेपर जरूर सॉल्व करिए। सीसैट को आप नेगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। पता चला कि आपने जीएस पेपर 1 में तो आपने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया और सीसैट में आप 33% से भी नीचे रह गए, तो क्या फ़ायदा होगा। जैसे बात हो रही थी अब 20-22 दिन बचा हुआ है, तो उसमें क्या रोज़ एक पेपर सॉल्व करना चाहिए, 2 पेपर सॉल्व करना चाहिए, मैथ्स पढ़ना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहिए? थोड़ा सीसैट के बारे में डिटेल में सर बताइए। लास्ट का जो कुछ दिन हमारे बचे हैं तो सीसैट अधिकतर लोग तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जिनके प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि किसी कोचिंग के नोट्स ना लें। अभी जो पुराने जो पेपर्स जो यूपीएससी के ओरिजिनल पेपर्स हैं उनको निकालें और एटलीस्ट 1 घंटा डिवोट करें। 1 घंटा डेली डिवोट करें उन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। उनके आप आंसर्स जो हैं वो कोचिंग से आप कोरिलेट करिए और जो जिस तरह क्वेश्चंस आए हैं बस उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए पिछले 4-5 साल के, और आपका सीसैट का पेपर निकल जाएगा। लेकिन आपको वो थोरोली करना है, 1 घंटे जो है पूरा अच्छे से उसमें निकालना है और जो उसको अटेम्प्ट करने की टेक्निक है उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए, नितिन ने ये कहा, इन शॉर्ट में अगर ये बताऊं आप लोगों को, तो नितिन ये कह रहे हैं कि भाई रोज कम से कम 1 से 2 घंटे सीसैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, कॉम्प्रिहेंशन को खूब पढ़ें, जीएस में बेसिक्स का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ये नितिन का कहना है कि नितिन ये कह रहे हैं कि भाई 99% आपके बेसिक्स के सवाल सही होने चाहिए। नितिन, यूपीएससी तक पहुंचने की आपकी कहानी बड़ी रोचक रही है। आपने पहले एमबीबीएस किया, फिर एनेस्थीसिया में एमडी किया, उसके बाद फिर यूपीएससी में आए। तो आपका तो वो फील्ड भी बहुत अच्छा था, फिर आपने ये इधर का रास्ता क्यों चुना? देखिए, मैं बहुत ही अच्छे प्रोफेशन से अभी ताल्लुक़ रखता हूँ। एक डॉक्टर हूँ, वेल सेटल्ड हूँ
सब समाज में रेपुटेशन भी अच्छी है, इनकम भी मेरी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कुछ पहलू होते हैं समाज में बदलाव लाने के, वो आप बदलाव ला सकते हैं डॉक्टरी प्रोफेशन में, लेकिन आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, जो कि आपका इम्पैक्ट होता है, वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आप काफ़ी लार्ज स्केल पे वो बदलाव ला सकते हैं। नितिन, यूपीएससी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसमें आजकल बीटेक के लड़के, एमबीबीएस के लड़के और ये इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादातर सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट कम आ रहे हैं। आप भी उसी पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, आपने एमडी किया है, उसके बाद आप यूपीएससी में आए, तो आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सा एज मिल गया कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और उन लोगों का कम हो रहा है? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि साइंस मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई एज मिलता है। अगर ऐसे ही होता तो मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो गया होता, मेरे को इतने 5-6 अटैम्प्ट्स नहीं लगते। अब मेरे को इतना टाइम क्यों लगा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरी आईसीयू ड्यूटीज़ होती हैं जो कि काफ़ी हेक्टिक होती हैं, 12 से 16 घंटे तक मेरे को ड्यूटीज़ करनी होती थी। साथ में मैं एनजीओज़ के साथ भी जुड़ा था। हम लोग स्लम्स के और बेगर्स के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं स्लम्स टू हार्वर्ड कैंपेन में, और हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काम करते हैं। खसगुल्ला क्लब हमने, डे केयर फैसिलिटीज़ हमने स्टार्ट करी है, ये सब हमने वॉलंटरी लेवल पे किया है। तो इतना सब करने के बाद भी मेरे को हार्डली 1 या 2 घंटे का टाइम मिलता था पढ़ाई का, उसको मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में अप्लाई करता था। और जो मेरी स्लीपिंग टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद मतलब समहाउ आई वाज एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। नितिन, ये तो आपने पीटी की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, अपने कोचिंग में आए, दोबारा आए। ठीक है, थैंक यू।